गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज बच्चों आप सभी के लिए मैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न आप सभी के बीच लाया हूँ और आप सभी मेरे साथ जुड़कर अभ्यास करिए। प्रत्येक प्रश्नों को सबसे पहले आप लोग खुद से ही प्रयास करेंगे बनाने का, और जब नहीं बने तब हमारे सॉल्यूशन को आप विजिट करिएगा। पहला प्रयास प्रत्येक सवाल में आप सभी का खुद का होना चाहिए। राइट बच्चों, चलिए देखते हैं पहला सवाल स्क्रीन पर क्या है। ये रहा पहला सवाल बच्चों, एंड ट्राई टू सॉल्व इट। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के बजाय गलती से 7/5 से गुणा किया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए और इसका उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, इस सवाल को कैसे बनाना चाहिए, तरीका सीखो। सबसे पहले कोई संख्या ऐसा मान लें, आप भिन्न से यानी फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा नंबर एस्टिमेट कर लें जिसका 3/2 निकालना और 7/5 निकालना बेहद ही क्या हो, आसान हो। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है? वो हो सकती है 2 और 5 का एलसीएम। तो हम 2 और 5 का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना बच्चों, 10। यानी हम लोग मान लिया जाए कि वो नंबर कौन सा है जिसको उसने गुना करने कहा गया था, तो वो नंबर है 10। ऐसा मान के बनाते हैं। आप एक्स वाई जेड आम इमली कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या मानना शुरू किए, 10। तो 10 का जब 3/2 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 का 3/2 बच्चों को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो हम निकाल देते हैं। 10 का 3/2 निकालिए तो कितना आ रहा है बच्चों? 2 से ये देखो कट जाएगा, और जिस बच्चे को थोड़ा बहुत मैथ आता होगा तो तुरंत ही बोल देगा, है कि नहीं। बट ये लिख उन बच्चों के लिए रहे हैं जिस बच्चे को बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता है। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक उसी तरह 10 का 7/5 निकालिए, देखिए कितना आता है। तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, है या नहीं। यानी समझ जाइए कि आपको निकालना था संख्या का 3/2 और आपने संख्या का निकाल दिया 7/5। यानी आंसर आना चाहिए था 15 और आ गया 14। आंसर में कितने की कमी, कितने की त्रुटि? 1 की। तुलना किससे बच्चों? 15 से। तुलना हम लोग 15 से करेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। 5 दिया 15 और 5 से कट ऑफ 20 बार में। तो 20/3 को हम क्या कहते हैं, 6/2/3, यानी आंसर होना चाहिए। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, इसे बनाओ सभी। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे बनाइए। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा? जल्दी से जवाब दो सभी। मेरे बनाने से पहले आप सभी का बन जाना चाहिए, कोशिश ये करो। 62 और 80 के बीच का अंतर, तो प्रतिशत में ये दोनों के बीच अंतर कितने का बच्चों? 18। तो 18% का अंतर हुआ प्रतिशत में, जबकि संख्या में अंतर कितने का बता रहे हैं? 198। 198। तो हम कह सकते हैं ना कि 18% का वैल्यू किसके बराबर है? 198 के बराबर। आपसे पूछ रहा है 92% और 56% के बीच का अंतर बताओ। इस दोनों को घटाइए, कितना आ रहा है बच्चों? 36। हाँ, 36% का वैल्यू पूछ रखा है। कितने प्रतिशत का? 36%। तो 18 का ये दोगुना है, इधर भी दोगुना कर सकते हैं। 2 8 16 इकाई अंक से ही पकड़ा रहा, आंसर डी होना चाहिए। 2 8 16 पूरा गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट बनाना तुम लोग भी, ठीक है। और थोड़ा वक्त देंगे हम, थोड़ा सा
जितना देना चाहिए उचित समय, और उतने तक में आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसे बनाओ। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बढ़ो, बन गया? वाह, बहुत आसान। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ध्यान देना, क्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल है, नहीं? थोड़ा सा कंफ्यूजन कराने वाला है या नहीं? तो 800 में बेचा तो कहता है हानि कितना हुआ? तो इसी विक्रय मूल्य का 20%। तो इस विक्रय मूल्य का कितना? 20%। 20% मतलब 1/5, नहीं? तो 160 रुपये की हानि हो रहा है ना बच्चों? गड़बड़ होगी क्या? 800 का 20% सही है कि नहीं? 160 ही ना? यानी हानि यहां लॉस कितने का हुआ हमारा? 160 रुपये का, राइट? तो क्रय मूल्य क्या होगा? 800 में बेचने से यदि 160 का हानि हुआ तो सीपी होना चाहिए 800 प्लस 160। क्या? 800 प्लस 160 यानी बच्चों कितना? 900। क्रय मूल्य निकल गया। अब आपसे पूछा है क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? अब इसको 25% लाभ पर बेच देते हैं यहीं पे। 25% लाभ पर बेचने का मतलब होल वैल्यू का सीधा 1/4 यानी 5/4। 4 से कटाओगे कितने बार में? 24 चौके 96। तो 24 पचे 120। द आंसर इज डी। क्या डी आया था तुम लोग को सच में, या कुछ और आया था? नहीं आया होगा तब। और हम समझ गए थे, हाँ, जिससे गलती हुआ समझ गए कि इसी पे समस्या हुआ होगा। वर्ड पर ध्यान दो, है ना? कैसे सवाल देखो मिस्टेक करवा सकता है, सवाल कैसे मिस्टेक्स करवा सकता है। चलिए इस सवाल को बनाओ, कोशिश करो हर एक सवाल सही करें। 20 का 20। सोचो कि टेस्ट चल रहा है तुम्हारा, सीधी सी बात है। कोशिश करना चाहिए बच्चों की 20 में 20 सही करो। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यही लिखा है ना? 30 का जो CP है वो किसके बराबर है? x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। हाँ या नहीं? यहां से CP और SP का रेशियो क्या आ रहा है बताओ तो? x अनुपात 30। यानी क्रय मूल्य 30 है तो विक्रय मूल्य यही ना रेशियो, x अनुपात 30 मतलब x/30। हाँ ठीक है, तो ऊपर वाला क्रय मूल्य x क्रय मूल्य हुआ और 30 विक्रय मूल्य हुआ। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य हम कर सकते हैं। अब देखो इसी को जब बेचा है तो कह रहा है क्या हो रहा है, यानी यहां से समझ में आ रहा है कि इतने में खरीदा इतने में बेच दिया वो। और यहाँ देखो प्रतिशत में लाभ के बारे में क्या कहा? 25% लाभ हो चुका है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 की वस्तु कितने में बिक गया? 125 में, है ना? क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कर सकते हैं। 25 चौके 100, 25 पचे 5 छके, x का मान 6 चौके 24 आंसर आ जाएगा, नहीं? चलिए अगला इस प्रश्न को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5। एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वह इस वस्तु को 1400 रुपये में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना? तो सिंपल सी बात है, 2 लगातार डिस्काउंट दिया
और 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु बिक गया कितने में? 1400। तो होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे तो अंकित मूल्य पर चले जाएंगे। तो 20% छूट 1/5, 1/5 और छूट में घटेगा 4/5, लेकिन उल्टा गुना करेंगे 5/4। 30% का मतलब होता है बच्चों 3/10, छूट में घटाओ 7/10, लेकिन उल्टा गुना करो 10/7। उल्टा गुना करने से हम लोग अंकित मूल्य पर चले आते हैं। 7 से कटाते हैं, 7 दूनी 14 और 4 पचे 20, 50 बार में 50 पचे 250। कहाँ दिख रहा है? आंसर ए नंबर होना चाहिए। जीरो और बैठेगा है कि नहीं? जीरो उतना गिनने का कहाँ फुर्सत है भाई। चलिए इस सवाल को बनाइए। एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। गणना करें कि ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। गलती नहीं करना इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल बता चुके हैं, है कि नहीं? कई बार डिस्कस किया गया ये सब सवाल। बन गया? ठीक है, आंसर देखते हैं तुम लोग क्या आ रहा। 14 खिलौना खरीदने पर कहता है 4 खिलौना मुफ्त देता। तो जितना मुफ्त दिया वही तो फायदा हो रहा है, उसको ऊपर लिखना है। लेकिन नीचे जिससे तुलना करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जितना खरीदे और जितना मुफ्त मिला दोनों को जोड़ना है। 14 और 4 मिलके 18, हमेशा जोड़ के लिखना है और गुना 100, राइट? 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 200/9, 22 नमा ए नंबर आंसर आ रहा है बच्चों। आंसर ए चला जाएगा। 200/9, ये भी 200/9 ही है, भाग लगा के देख लो, आया था आंसर। चलो इसको बनाओ। इसे तो हर एक सवाल सही करो, हर एक सवाल। 3 अंकों वाली संख्याओं 372, 2x5 और x3 7 का औसत। ये सवाल एक बार लाइव क्लास में डिस्कस हुआ है, बनाओ। तो इतना और इतना का औसत ज्ञात करें, उसका औसत क्या होगा। जल्दी से बना दो फास्ट। देखो 3 अंकों वाली संख्या क्या क्या दे रखा है। एक है हमारा 372, एक है 2x और 5, ओके बच्चों, और एक है x3 और 7। और इस तीनों का औसत दिया है। तो औसत दिया है तो तीनों का योगफल भी तो पता कर सकते हैं। औसत में संख्या से गुना करने से योगफल मिल जाता है। औसत दिया हुआ है 498, 3 संख्या का औसत है 498, तो तीनों का योग कितना होगा? तो इसमें 3 से गुना कर डालो। 3 8 24, बाकी 2, 3 9 27, 2 29, बाकी 2, 3 चौके 12, 2 14। यानी इसका योग आ गया इस तीनों का 1494। कितना? 1494। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। जरा जोड़ो, 2 5 7 7 7 14, बाकी कितना? 1, 7 3 10, 10 और 1 11। अब 11 में क्या जोड़ें जिससे 9 आ जाए? तो 11 में 8, क्या जोड़ना है? 8। और ध्यान रखना है x अंक को डिनोट कर रहा है, अंक 0 से 9 तक ही होता है। ऐसा नहीं कहिएगा कि 18 जोड़ने से तो 9 आ जाएगा। तो 0 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक ही सोचना है ना। तो अब ये भी देख लीजिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है। तो 11 8 19, बाकी 1, 3 2 5, 5 8 13, 13 और 1 14, योगफल सही। यानी x का वैल्यू हमें पकड़ में आगे कितना है? 8 है। अब इसका एवरेज पूछा है। इस दोनों की क्या पूछा? एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7x और 7 - 2 + 5 बटे कितना? 2। यही तो है एवरेज। दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा। अब यहाँ x का वैल्यू बैठा दें। आप लोग हो सकता है डायरेक्ट यहीं बैठा दिए होंगे। तो x का वैल्यू 8, 8 7 56 और 56 और 5 61/2 मतलब 30.5। आंसर डी आया था? डी आया था? तो दूसरा आ गया था कुछ? हाँ 9 कैसे ले ली? अच्छा, मतलब यहाँ x गलत सेलेक्ट हो गया तो क्वेश्चन तो गया, क्वेश्चन तो गया ना, गलत हो गया। गलत नहीं होने दो। तुम्हारा सही हुआ था? नहीं हुआ था।
क्वेश्चन एकदम आसान करो। तो मुझसे क्या गलती हुआ था इस सवाल में? कहाँ गलती करी? एक्स सोचने में। अरे नहीं, हम बनाने लगे तो मेरे पे ध्यान ही मत दो ना, तुम अपने में बिजी रहो, हमेशा अपने में बिजी रहना है। हाँ, बाद में मैच करेंगे ना क्या हो रहा है, बिल्कुल। और ये वीडियो भी रहेगा, टेंशन नहीं। अभी क्या करो, अभी बनाने में फोकस करो। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है। 9 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग 18? अंग्रेजी में एक प्रीपोजिशन है बिटवीन और एमंग। दो लोगों के बीच बिटवीन का यूज होता है, 2 से ज्यादा होता है एमोंग, है ना? बन गया रे। 9 क्रमागत सम संख्याओं की बात करें। अच्छा, 9 क्रमागत संख्या मतलब यदि 9 संख्या है और उसका एवरेज दिया हुआ है, तो 9 में जो बीच वाला नंबर होगा बच्चों, 9 में जो बीच वाला नंबर होगा ना, वही तो एवरेज होता है? बीच वाला नंबर ही क्या होता है? एवरेज होता है। तो 9 की बात करेंगे तो 4 नंबर इधर से, 4 नंबर इधर से, ये बीच वाला नंबर होगा क्या? और यही बीच वाला नंबर का वैल्यू कितना दे रखा है? 18, राइट? बीच वाला नंबर पता चल गया। तो अब इधर कितना नंबर होगा? 4 नंबर, 1 2 3 और ये रहा 4 नंबर होगा। आप जानते हैं कि क्रमागत जब सम संख्या की बात करेंगे तो 2 के अंतर पे चल रहा होगा। सबसे छोटा यानी इसका वैल्यू निकालना है, तो यहां से यहां आएंगे तो -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2, तो टोटल कितना? -8, है ना? 2 2 4 2 6 2 8। 18 में आप क्या करो? 8 घटा दो, आंसर कितना? 10 आया। चलो अगला इसको बनाओ। एक्स और वाई के आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्ययों का अनुपात 4:5 है। यदि एक्स और वाई क्रमशः 5,000 और 17,500 रुपये बचाते हैं तो एक्स की आय क्या है? तो बहुत ही फेमस सवाल है बच्चों, कई बार पूछ रहा है और देख रहे हो 2021 में पूछा है, मतलब हमेशा पूछता रहता है। रेशियो का इतना इम्पॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बता नहीं सकते, इसलिए ये सब सवाल को इग्नोर मत करो, हर हाल में बनाओ। एक्स और वाई की आय का अनुपात देखो, हम अनुपातिक संख्या यदि एक्स मान लें तो एक्स का इनकम होगा 2x और वाई का इनकम होगा बच्चों 3x। ऐसे ऊपर नीचे लिखना है, थोड़ा ऊपर वाला एक्स का इनकम है और नीचे वाला वाई का इनकम है, राइट? अब आ जाओ, एक्स और वाई का बचत भी दे रखा है, एक्स और वाई का बचत भी दे रखा है। एक्स 5,000 बचाता है और वाई 17,500 बचाता है। बच्चों एक चीज आप जानो कि आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय। आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस व्यय। आप कितना बचाते हैं और कितना खर्च करते हैं, इस दोनों को यदि जोड़ दोगे तो आपको क्या पता चलेगा? उसका इनकम पता चल जाएगा, राइट? तो आप बताओ, आय में यदि खर्च को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? बचत मिलेगा। आय में व्यय घटेगा तो क्या मिलेगा? बचत मिलेगा। ये एक एक्स का आय था, इनकम था, और उसके इनकम में हम इसका बचत क्या करते हैं? घटा देते हैं 5,000। और वाई के इनकम में वाई का बचत घटा देते हैं 17,500, इसमें घटा देते हैं 17,500। ओके, तो अब ये इनकम में जैसे ही बचत घटा तो ऊपर वाला हो गया एक्स का खर्च। क्या निकल रहा है? एक्स का आय में जैसे ही बचत घटेगा बच्चों तो क्या निकलेगा? व्यय निकलेगा ना। एक्स और वाई क्रम से इतना इतना बचाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब आय में जब व्यय घटेगा तो बचत निकलेगा, और आय में जब बचत घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा? व्यय निकल जाएगा। तो इनकम में आपने दोनों के इनकम में दोनों का बचत घटा दी, राइट? और बचत घटा दिए तो इसका मतलब ये बन गया एक्स का खर्च और ये बना वाई का खर्च, और दोनों के खर्च का रेशियो कितना दे रखा है? 4/5 बराबर कर दीजिए 4/5, क्रॉस गुना करके एक्स निकालिए। 5 दूनी 10x - 25
25,000 बराबर 4 तिया 12x माइनस 4 पचे 20, बाकी 2 4 7 28, 2 30 यानी 700। सही है बच्चों। अब 12x माइनस 10x दैट इज व्हाट 2x इज इक्वल टू, अब ये उधर आके जुटेगा यानी 70,000 में 25,000 घटाना है ना, तो कितना 35 नहीं 45, कितना बच्चों 45,000 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, क्या कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो रहे। 25,000 हाँ सही है, 45,000 और ठीक तो है 45,000 होने चाहिए एक्स का मान। अच्छा ठीक है कोई बात, कटेगा ना 2 से, कटेगा ना 2 से कटाओ, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10 यानी 22,500 बराबर। इन एक्स का मान मिल गया हमारा 22,500। आपसे पूछा एक्स का इनकम बताओ, तो एक्स का इनकम दैट इज 2x है ना, 2x यानी 2x का वैल्यू, कटाने की भी आवश्यकता नहीं थी, देख लो आंसर डायरेक्ट हो। इसको कटाने से कोई फायदा है बताओ, हम उस पर ध्यान ही नहीं दिए। गौर करो, यहां से 2x का वैल्यू 45,000 निकला ना, और पूछ क्या रहे देखो x का इनकम बताओ, तो x का इनकम तो 2x ही है या नहीं। तो 2x का जब ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है तो क्या जरूरत है फिर x निकालो फिर 2x निकालो, तो बेवकूफ़ी है ना। तो डायरेक्ट आंसर क्या लगा डी नंबर, राइट 45,000। चलो अगला सवाल इसे बनाओ। ए और बी की आय 3:4 के अनुपात में है और उनके खर्च 9:5 के अनुपात में। यदि ए की आय बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। रेशियो का ही सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो ए है और बी है, दोनों की आय का रेशियो दे रखा है। देखो कितना आय का रेशियो कितना है 3:4, ओके। और दोनों के खर्च का रेशियो कितना दे रखा है, खर्च का रेशियो बताना 9:5 ना रे, खर्च का रेशियो क्या है 9:5। यदि ए की आय बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। देखो ये 2 अलग अलग रेशियो है, तो 2 अलग अलग रेशियो है तो दोनों में अनुपातिक संख्या अलग अलग मानना पड़ेगा। नहीं यहाँ x मान लो और यहाँ y मान लो, तो यहाँ हो जाएगा ये समझो 3x, ये हो जाएगा 4x, और यहाँ y मानते हैं तो ये 9y और ये 5y, समझ लो। अब a का बचत कितना बताओ। एक और रिलेशन दिया है, पहले रुक जाओ, एक और रिलेशन क्या दिया, कहता है ए की आय बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है। ए का इनकम क्या है 3x, ए का इनकम 3x है, और बी का खर्च कितना है 5y है ना। कहा ए का जो इनकम है वो बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है। अरे कौन हल्ला करता है, उसको जाके डांटो दो बाहर में, बोलो कम आवाज करने के लिए। बोलो आवाज कम करने के लिए। क्या कह रहा है कि ए की आय दैट इज 3x, ए का इनकम बी के खर्च का क्या है 3 गुना। तो यहां से देखो 3 से 3 कट जाएगा, आया ना। तो x और y का यहां से रेशियो बताओ क्या है, क्या रेशियो आ रहा है 5:1, 5:1 आ रहा है। एक्स और वाई का रेशियो पता चल गया। अब हमसे क्या पूछा था, ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। तो ए का बचत कितना बताओ, तो कहोगे 3x माइनस 9y। इनकम में यदि उसका खर्च घटा दोगे तो क्या ये ए का बचत नहीं मिला। और बी के इनकम में बी का खर्च घटा दो, दैट इज 4x माइनस 5, ये क्या मिला बताओ, बी का बचत, राइट। और इस दोनों का क्या पूछा है, रेशियो। रेशियो ही पता हो
और उसी वेरिएबल से संबंधित रेशियो पूछ रहा हो तो रेशियो में रेशियो का मान बैठाया जा सकता है। x का मान 5 और y का मान 1 बैठा दो। क्या आ जाता है यार। तो x की जगह 5 बैठाओ, 5 दिया 15 और y की जगह 1, 15 माइनस 9 दैट इज 6, क्या हो गया 6, और x की जगह फिर से 5 बैठाओ तो 4 पचे 20, 20 माइनस 5 दैट इज 15 ना, इसको कटा लो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, रेशियो क्या मिला बच्चों 2:5 है आंसर। देखो कौन सा, बिहार, 2:5। अच्छा सवाल था रेशियो का, ध्यान रखो है ना। और लेटेस्ट देखो 2021 में पूछा है, कहाँ, MTS में। और यही सवाल देखना सीट रेशियो का दिए हैं, देखना उस सीट में यहाँ सिर्फ A और B ही है ना, हम जो सवाल उसमें दिए हैं उसमें ABC तीनों दिए हैं, सेम यही सवाल, इनकम का रेशियो, बचत का इस तरह से दिया हुआ है, पलट के देखिएगा सेम यही सवाल। चलो इस सवाल को बनाओ। एक भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 30 था, भाई की उम्र क्या है, जल्दी से टिक करो। कोशिश करना चाहिए, देखो इस सवाल को कैसे बनाएं, ऑप्शन से बनाओ। इस सवाल को कैसे बनाना चाहिए, ऑप्शन से। कई ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं, कई क्वेश्चन ऑप्शन से क्लिक करना चाहिए। देखो ऑप्शन से कैसे क्लिक करते हैं, चलो पहला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं ये सही है या फिर गलत है। किसका उम्र, भाई का उम्र पूछे, राइट, तो ऑप्शन भी तो भाई का ही दिया होगा। क्या कहा है इस दोनों, कहता है भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है, इसका मतलब भाई यदि 15 साल का होगा तो बहन बताओ 7 साल, यदि ये बड़ा है तो बहन 7 साल छोटी होगी, तो 15 में 7 घटाओ 8, बहन 8 साल की होगी, राइट। सारा डाटा सेटिस्फाई हो जाए तो समझो ये सही है, डाटा सेटिस्फाई करवाना है। तो अभी इससे हम लोगों ने भाई और बहन का उम्र पता कर लिया, राइट। कहता है 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 30 था, देखते हैं 30 हो रहा है कि नहीं। 5 साल पहले ये कितने का, और 5 साल पहले ये, क्या दोनों का गुणनफल 30 हो रहा है, इसका मतलब आंसर ही सही है, वेरीफाई हो गया। चलो इस सवाल को बनाओ। रीना, बीना और विमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करती है तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, बनाओ बच्चों। रीना 1 घंटे में 1/4 काम करेगी, है ना, और बीना 1 घंटे में 1/8 और वो करेगा 1/12। तीनों के 1 घंटे में किए गए कार्य को जोड़ दीजिए। एलसीएम 24 आएगा लगता है बच्चों, 24, 4 छके 8 तिया 12 दूनी, 6 3 9 2 11/24। तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना आ गया 11/24, और तीनों के द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य का जो उल्टा होता है टोटल टाइम होगा, यानी 24/11। आंसर क्या देना है 24/11। इकाई समय में किए गए कार्य का उल्टा जो होता है वो टोटल टाइम होता है। कौन सा आंसर आ रहा है बच्चों, 2 ऑप्शन है, 11 दूनी 22 2 24/11, और कौन सा डी, और दोनों सेम है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, डोंट वरी, सेम तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन ना। चलिए आंसर होगा 24/11। अगला क्वेश्चन इसे बनाओ। कौशिक किसी काम को x दिन में
और कृष्णु उसी काम को y दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो भी इस काम को कितने दिनों में करेगा? सीधा आंसर। हाँ, कई क्वेश्चन के लिए हमेशा कलम नहीं छूना है, डायरेक्ट ऑप्शन भी लगाना है। कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन लगाया करो। ये क्या डायरेक्ट फॉर्मूला आधारित सवाल है या नहीं? हाँ? यानी ए व्यक्ति x दिन में समझो और b कह रहा है y दिन में, तो दोनों मिलके कितना, क्या है फॉर्मूला? x गुणा y बटे x प्लस वाई, यही है ना? कौन सा आंसर होगा? सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलो अगला, इस सवाल को बनाओ। दो पाइप डी और ई अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वही अप्लाई कर दीजिए, है या नहीं? दोनों भरने वाला ही है। यानी समझो एक नल 26 घंटे में कोई कार्य कर लेता है तो दूसरा नल उसी कार्य को 78 घंटे में करता है। पूछा है बताओ दोनों मिलकर कितना देर में करेगा? तो कुछ नहीं करना बच्चों, सीधा x गुना वाई बटे x प्लस वाई, 26 गुना 78 बटे दोनों का योग 8 6 14 7 2 9 1 10, राइट? बस इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आना चाहिए। इससे कटे 13 से कटेगा, 13 दूनी 13 8 104 और 2 चौके 8, ऐसे 4 बार में लगता है साफ कर दे रहा था। 26 चौके नहीं और कटेगा 2 से 2 दूनी 4 और ये 39 दूनी 78, 39 बटे 2, आंसर कौन सा? 19.5। 39 बटे 2 मतलब 19.5। चलो बच्चों अगला ये सवाल बनाओ जल्दी से, फास्ट उत्तर लगाना है एकदम। डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर बताओ। हो गया? गुड। दोनों का डिफरेंस पहले किलोमीटर प्रति घंटा में ही पता करें तो दोनों का अंतर कितना दिख रहा है बच्चों? 18, है ना? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? 5/18 से गुना कर देना चाहिए। 18 से 18 कट गया, आंसर बिहार। SSC CHSL 2021 का सवाल है कि नहीं? कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत आसान पूछते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। चलिए इसको बनाओ जल्दी से, फास्ट एकदम। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है। एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? आगे आया? ओके, देखो इसको कैसे बनाना चाहिए। जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगा तो कुल कितना डिस्टेंस तय करेगा? ट्रेन की अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई के बराबर। तो इतना मीटर प्लस इतना मीटर, इतना दूरी सफर किया होगा वो, है ना? पुल को पार करना, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 660। यानी 660 मीटर दूरी तय किया तो समय कितना लगा उसे? 33 सेकंड लगा, राइट? कह रहा है एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? तो फिर इसको जब वो पार करेगा तो फिर इस दोनों की कुल लंबाई के बराबर, दोनों को जोड़िए, 3 2 5 570। तो 570 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, राइट बच्चों? यही चीज आपको पता करना था। 33 समय लग रहा है, ये कटता हुआ दिख रहा है 20 बार में। 20 इधर क्या बचा? 1, यानी 20 का वैल्यू 1 तो 570 का वैल्यू कितना? सीधा क्या हो रहा है? 1/20 डिवाइड हो जाए। 20 है और इधर 1 आया तो कैसे आया? 1/20वां, इसका भी 1/20वां भाग कर दिया जाए तो 570 का क्या हो जाएगा? 20वां भाग। 0 से 0 57/2 बच्चों,
बताओ, 28 दूनी 56 और 1 57, यानी ए नंबर आंसर जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 3/7 भाग ट्रेन से, 5/14 भाग बस से और शेष 3 किलोमीटर पैदल तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बनाओ जल्दी से। आया पढ़ो। देखो बन जाना चाहिए था, बहुत आसान है। 3/7 भाग ट्रेन से और 5/14 भाग किससे? बस से। तो आखिर टोटल कितना तय कर लिया, ये निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना चाहिए। एलसीएम 14, यहाँ 6 और यहाँ 5, यानी 11/14 भाग तो उसने सफर कर लिया। बचा कितना? 3/14। शेष निकालने के लिए आंसर हर को घटा देना है, 3/14। इतना ही भाग बचा, और बचा हुआ भाग की लंबाई दे रखा है 3 किलोमीटर। बराबर 3 करें, 3 से 3 कट गया, 1 का मान 14 और 1 मतलब टोटल, यानी टोटल डिस्टेंस कितना था? 14 किलोमीटर था। क्या? अगला इस प्रश्न को बनाइए। एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। वह 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? निवेश 4 वर्षों में कितना गुना हो गया? तिगुना। तिगुना होने का मतलब धनराशि 1 था तो हो गया 3। तिगुना का मतलब धनराशि 1 था हो गया 3, तो ब्याज कितना? 2। ये मिश्रधन है ना, और ये मूलधन है। मिश्रधन में मूलधन घटाने से क्या मिलता है? ब्याज, यानी ब्याज 2। तो बच्चों बताओ, 2 ब्याज होने में कितना साल लग गया था? 4 वर्ष, है ना। का एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 4 वर्ष में तिगुना हो गया। तिगुना होना मतलब 2 ब्याज बने, 2 ब्याज होने में 4 साल लगा। कहता वह 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 21 गुना होने का मतलब ब्याज 20 बनना। 21 गुना का मतलब क्या हुआ? 1 से 21 हो जाना, तो मिश्रधन मूलधन घटाएंगे 20 ही ना, तो 20 होने में कितना समय लगेगा? तो इधर देखो 10 गुना, इधर भी 10 गुना, यानी आंसर होना चाहिए 40। चलो बढ़ाओ इसको। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई राशि 4 वर्ष में बढ़कर 8,000 रुपये और 5 वर्ष में बढ़कर 8400 रुपये हो जाती है, तो 6 वर्ष के अंत में वो राशि क्या हो जाएगी? बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और इसे बनाइए। आगे बच्चों, देखो कैसे बनाएंगे, समझो। 5 साल का मिश्रधन, 4 साल का मिश्रधन, 5 साल का मिश्रधन, 6 साल का मिश्रधन, यही तो पूछ रहे हैं। 1-1 साल का अंतर चल रहा है। 4 साल में मिश्रधन कितना था, और 5वां साल क्या हो गया? 8400 हो गया। दोनों का यदि रेशियो लो तो 00 से 00 की कहानी कैंसिल, 4 से कटेगा 20 बार में, और ये देखो 21 बार। मतलब 1 साल में धन 20 से क्या हो रहा है? 21 हो रहा है। कितना गुना हो रहा है ये पता कर सकते हो? 20 से 21 होने का मतलब 21/20 गुना हो गया। जैसे 3 था, 3 से 4 हो जाए तो कहो 4/3 गुना हो गया।
इसमें 4/3 गुणा करो, देखो 4 होता है कि नहीं होता है? नहीं हो रहा है 4। तो धन 1 साल में कितना गुणा हो रहा है? तो आप कहोगे 21/20 गुणा हो रहा है। कितना गुणा हो रहा है? 21। तो 1-1 साल का अंतर पे ही तो चल रहा है। तो मिश्र धन जो है ना, जैसे 1 साल में इतना हुआ तो अगले 1 साल में भी फिर ये 21/20 गुणा ही होगा। फिर अगले 1 साल में उस जो मिश्रधन आ चुका उसका 21/20 गुणा ही होगा। फिर अगले 1 साल में 21/20 ऐसे ही चलता है कि नहीं? तो हमसे पूछा था छठा साल बताओ, तो निश्चित रूप से 5वां साल का जो मिश्रधन है उसका फिर से ये हो जाएगा अगले वर्ष 21/20 गुणा। तो हम लोग को सीधा क्या निकाल देना चाहिए? 8400 का 21/20 गुणा। राइट बच्चों? 0 से 0 काट दें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 420। 21 दूनी 42। इकाई अंक 2 है कहीं? आंसर डी जा रहा हो। इकाई अंक से ही पकड़ा रहा है, ज़्यादा गुना करने की आवश्यकता नहीं। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि कितना बढ़े? जल्दी से बढ़ो सवाल, देखते हैं उत्तर तुम लोग क्या देते हो। जल्दी से फास्ट बढ़ो और ऑप्शन बताना क्या क्या टिक कर रहे हो। नहीं आया अभी तक? उलझ गया? कौन सा ऑप्शन दे रहा हूँ? डी तुम्हारा नहीं आया। देखो कितना आसान सा सवाल था। वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई। कहता बताओ परिधि कितना बढ़ेगा? मान लिया जाए कि पहले वृत्त की त्रिज्या r थी, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। राइट? अब कहा त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़िए, यानी पहले r था तो अब त्रिज्या कितना हो जाएगा? r+5 होगा ही नहीं। तो अब नया परिधि क्या बनेगा? तो 2πr, r की जगह क्या करोगे? r+5 करो, है या नहीं? इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2πr अब प्लस 5 दूनी 10π। देखो तो पहले का परिधि 2πr था, अब 2πr में कितना वृद्धि दिख रहा है? 10π। तो ए नंबर जाएगा ना ऑप्शन। छोटा सा सवाल था लेकिन कैसे गलती करवाता है कि नहीं? ओके, तो ये थे बच्चों आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। तो ऐसे ही आप सभी हमारे साथ जुड़िए, अभ्यास करिए और सीखिए। और यदि आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।